नमस्कार दोस्तों, आगामी बिहार के जो एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं बिहार स्पेशल आपको कवर करवा रहा था, जो मैंने पूरी तरीके से आपको कवर करवा दिया है। बिहार स्पेशल की 29 क्लास हुई है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट इस तरीके से करके वो आपको पूरी तरीके से कवर कर लेनी है। पीडीएफ भी आपको दे दी है, तो सामने रख के आप उसको याद कर लेना, ठीक है। वो एक स्टेप हो गया, क्योंकि वहां से कम 25 से 30 सवाल, इवन 35 सवाल तक आपके वहां से बन जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है एंशियंट हिस्ट्री जो में है, वो कहीं ना कहीं जो इंडिया की हिस्ट्री होती है उसमें भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वहां से बहुत सारे सवाल आपके बन जाएंगे। उसके बाद जो मैंने सेकंड स्टेप उठाया वो ये था कि जो बिहार स्पेशल के जो करंट होते हैं ना, उनको पढ़ाना। उसमें मैंने पॉलिटी के करंट, पॉलिटी की क्लास लेते हुए बता दिया। उसके बाद जो करंट होते हैं इकोनॉमी के, उसके लिए मैंने आपको पहले बजट की क्लास बताई। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बताया, और फिर बिहार स्पेशल के या बिहार से संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर और होते हैं, जो पढ़ लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, साल भर में परीक्षा होती है, कभी साल हो जाता है, बिहार के एग्जाम तो कई मतलब कि कई बार कई साल हो जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी भी चीजें छोड़ के जाते हो ना, तो बहुत ज्यादा पछतावा होता है अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से रुकता है, क्योंकि साल बर्बाद हो जाता है। अब इतनी सारी सीटें हैं, तो कुछ छोड़ के नहीं जा सकते आप, क्योंकि सारे लोग पढ़ रहे हैं, आप अकेले तो पढ़ नहीं रहे हैं। इंपॉर्टेंट यही है, तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार करंट अफेयर की कुछ क्लासेस मतलब कि इंपॉर्टेंट है, जो ऐसा नहीं कि बहुत सारी फैक्चुअल या बहुत सारे आंकड़े या बहुत सारा करंट अफेयर मैंने इकट्ठा कर लिया, नहीं। जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, उसी तरीके का बिहार का जो करंट होता है उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा। दो क्लास जो मैं बता चुका हूँ, बजट की और इकोनॉमिक सर्वे की, वो तो मस्ट है, उनको तो करना ही करना है। 2-3 सवाल तो वहां से बन ही जाएंगे, देख लेना आप। 2-3 सवाल, इवन 5 सवाल तक उससे जो इकोनॉमिक सर्वे है और जो बजट है उनसे बन सकते हैं, ठीक है। तो अब इन क्लासेस से कम 50 सवाल तो आपके फिक्स होने चाहिए। एक करंट अफेयर का पोर्शन है और दूसरा दूसरा बिहार स्पेशल का। तो इतने सवाल अगर नहीं बन पाते ना, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलो मैं शुरू करता हूँ बिहार का करंट अफेयर। ये 2-3 मतलब कि मैक्सिमम 3 या तो 2 में ही कवर हो जाएगा। जो बिहार करंट अफेयर में पढ़ाने वाला हूँ, 30-30 मिनट की, 25-25 मिनट की, इससे ज्यादा की क्लास नहीं बनेगी, ठीक है। 1-1.5 घंटे में बिहार करंट अफेयर पूरा हो जाएगा। सामने पीडीएफ रख के सुन लेना, सिर्फ एक बार सुन लोगे ना, तब आपके दिमाग में बसा रहेगा। और कहीं एग्जाम में जब बैठोगे तो ऑप्शन देख के भी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलो बिना समय गंवाए शुरू करता हूँ। पहला है जो करंट अफेयर है, उसको बोलते हैं SRS, मतलब कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे या सिस्टम। इसको बोलते हैं नमूना पंजीयन प्रणाली। ये जो है भारत सरकार का रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। 12 जून 2025 को ये जो SRS है, नमूना पंजीकरण प्रणाली है, ये रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई। इसमें होते किस तरीके के आंकड़े हैं? इसमें जो शिशु मृत्यु दर, जो जन्म दर है, इस TFR है, मृत्यु दर है, इस तरीके के आंकड़े होते हैं। और बिहार में इस तरीके के सवाल बनते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर सवालों में देखा है। तो आपको ये याद करके जाना है। तो इसमें ये आंकड़े दिए हैं, इसमें 2022 के आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़े यही हैं। सबसे कम शिशु मृत्यु दर है जो IMR है, जो 1000 पे काउंट होती है कि 1000 जो बच्चे हैं उसमें से कितने की मृत्यु हो गई। तो सबसे कम जो है वो मणिपुर में है, वो 3 है केवल, ठीक है। तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर IMR जिसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो मणिपुर में है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे है IMR? वो MP में है, 40 है आउट ऑफ 1000 में, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा हो गया। दूसरा आंकड़ा है जन्म दर का। सबसे ज्यादा जन्म दर, शिशु मृत्यु दर की बात नहीं हो रही है, टोटल पॉपुलेशन की बात हो रही है। मतलब होंगे तो शिशु ही, लेकिन स्पेशल शिशु की बात इस तरीके से मत समझो, ठीक है। जब आपसे पूछे कि इस तरीके से पूछेगा भी नहीं। सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे है? ये बिहार में है। और कितनी है? 26.9% है, 26.9 है, ठीक है। परसेंटेज में नहीं होता, 26.9। ये देखो कहाँ पे है, ये बिहार में। दूसरा नंबर कहाँ पे है? यूपी में। सबसे कम कहाँ पे? तमिलनाडु में, 12.1। तो ये आंकड़े बिहार के लिए मिल गए। बिहार का जो जन्म दर है ये 26.9 है ना। तो इसमें जो ग्रामीण है, ग्रामीण का जो जन्म दर है वो 27.6 है, और शहरी का 21.9 है। तो शहरी की कम है, ग्रामीण की ज्यादा है, औसत रूप से 26.9 है। और क्या किस तरीके के आंकड़े हैं? मृत्यु दर के भी आंकड़े हैं। तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और न्यूनतम मृत्यु दर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में। बिहार में जो मृत्यु दर है वो 6.4 है, ग्रामीण में 6.4 है, और नगरीय में 6 है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बिहार से संबंधित आंकड़े हो गए।
और किस तरीके के आंकड़े हैं? मातृ मृत्यु दर सबसे जो 2022 में है, 20 से 22 का आंकड़ा है, उसमें 88 है मातृ मृत्यु दर। सबसे ज्यादा कहाँ है? एमपी में है। ठीक है, 159 लोग 1 लाख में, ये 1 लाख पे काउंट किया जाता है। 1 लाख में मातृ मृत्यु दर जो महिलाएं हैं प्रसव के दौरान जो मर जाती हैं, 159 है। सबसे कम कहाँ पे है? केरल में 18 है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट इसमें इसलिए याद रखना है क्योंकि बिहार इसमें सबसे ज्यादा है। तो सर्वाधिक कहाँ है? बिहार में 3.0 है। सबसे कम दिल्ली और तमिलनाडु में, यूपी में 2.6 है। तो ये आंकड़े बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से ये वाला आंकड़ा, बिहार में टोटल फर्टिलिटी रेट वाला आंकड़ा, बिहार में जन्म दर का आंकड़ा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है और कई बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब वन स्थिति रिपोर्ट के विषय में देख लेते हैं, जो बिहार से संबंधित सिर्फ उतना देखेंगे। 2023 की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की जाती है। सर्वाधिक जो वनावरण है वो कहाँ पे है? बिहार में कैमूर है, जिसको मतलब कि भभुआ बोला जाता है, कैमूर में। वहां पे सर्वाधिक वनावरण है। उसके बाद पश्चिमी चंपारण है। देखो बहुत ज्यादा 3-4 स्तर तक नहीं याद करना, फिर सब भूल जाओगे। सिर्फ पूछता पहला है, मैक्सिमम सेकंड तक जा सकता है, इसलिए मैंने सेकंड लिख दिया है, नहीं तो पहले से ज्यादा जाएगा नहीं। न्यूनतम वनावरण का है, ये शेखपुरा में, उसके बाद अरवल में है। और ये क्षेत्रफल की बात कर रहा मैं, ये परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। लेकिन परसेंटेज में भी अगर सर्वाधिक वनावरण देखोगे तो भगभुआ ही है, और न्यूनतम में देखोगे तो शेखपुरा ही है। तो पहले नंबर का कोई आंकड़ा चाहे परसेंटेज में हो, क्षेत्रफल में हो, बदलता नहीं है। बस केवल यहाँ पे जो सेकंड नंबर के आंकड़े हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक में जमुई आ जाता है, न्यूनतम में बक्सर आ जाएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अति सघन वन कहाँ पे है सबसे ज्यादा? तो वो पश्चिमी चंपारण में। जो सघन वो जो वन होते हैं उनको अति सघन में, मध्यम सघन में, इस तरीके से बांटा जाता है कि सबसे ज्यादा सघनता कहाँ पे है वनों की, तो वो कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में, बिहार में। ठीक है, यहाँ पे है। बिहार के हिसाब का आंकड़ा हम देख रहे हैं। बिहार में जो सबसे ज्यादा किस तरीके के वन है? खुले वन है, उसके बाद मध्यम सघन है, उसके बाद अति सघन है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अति सघन वन है वो कहाँ पे है? वो पश्चिमी चंपारण में है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल जो वनावरण है क्षेत्रफल के हिसाब से 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 8% है। तो ये वन से संबंधित आंकड़े हो गए। पहले जो मोटे मोटे करंट अफेयर होते हैं ना, उनसे जो सवाल बनते हैं उनको कवर करो, फिर वन लाइनर पे आओ। वन लाइनर पे डायरेक्ट आते ही आप भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद इंडिया मिनरल ईयर बुक है 2023 की। देखो मिनरल वाली चीजें मैं बता चुका हूँ, आंकड़े ज्यादा चेंज नहीं होते, लेकिन एक आध अगर आंकड़े चेंज हो तो यहाँ से आपको देख लेना है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारा एक ही जगह पे कलेक्ट कर दिया है। देखो बिहार का पायराइट में एक अधिकार है, वो आपको बता चुका हूँ। 94% भारत का जो पायराइट है वो कहाँ पाया जाता है? बिहार में ही पाया जाता है। सेकंड नंबर राजस्थान में 4-5% पाया जाता है, क्योंकि ये विंध्यन की जो चट्टानें होती है उन्हीं में होता है। चूना पत्थर, पायराइट, ये सब चीज वही होता है। ठीक है, चूना पत्थर कहाँ पाया जाए? कैमूर, मुंगेर, रोहतास, ये वही वाले इलाके में जहाँ पे विंध्यन चट्टानें हैं। अभ्रक के लिए बताया आपको, नवादा में। सिलिका बालू भागलपुर में। बाक्साइड मुंगेर, रोहतास। चीनी मिट्टी 50 बार बता चुका, भागलपुर में। फायर के लिए ये भी भागलपुर में। सोना जो करमटिया खान है, करमटिया गाँव है, वहाँ जमुई में। ग्रेनाइट कहाँ पे? भागलपुर में। लौ एस्क जो प्रकार हेमेटाइट है वो भागलपुर में, और मैग्नेटाइट जो है गया में। जल्दी जल्दी बोल दे रहा, पीडीएफ आपके सामने रखी है, उसको देख के याद करना है। इसमें क्या समझाने वाला है तो जल्दी ही बताना है ना, एग्जाम 13 तारीख को है। अब इतना नहीं कि इसी में 50 घंटा लगा दूं मैं। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी बताना है आपके दिमाग में। इसलिए मैं इसको बता रहा, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि एक कनेक्टिविटी बन जाती है और याद करने में एक फ्लो आ जाता है। हमको कोरा कोरा फैक्ट नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई अपने लैंग्वेज में बता दे तो आसान लगती हैं चीजें। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखो बिहार की जाति जनगणना 2022 की, इसकी बहुत चर्चा रही है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस जाति जनगणना की जो शुरुआत हुई 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई सीएम द्वारा। वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो हरसर गांव है वहीं पे 01 लिखकर इसकी शुरुआत की गई कि जाति की जनगणना 01 लिख के शुरू होती है, और वैशाली के हरसर गांव से शुरू की जाती है 2023 में। ये सीएम द्वारा जारी की गई। कब की है? 2022 की है। ठीक है, कुल जातियां इस सर्वे में ये पता चला कि बिहार में जो कुल जातियां हैं वो 214 जातियां हैं। सर्वे के किसने करवाया? सामान्य प्रशासन विभाग है जो बिहार का, उसके द्वारा ये जाति जनगणना या जाति का सर्वे करवाया गया। ठीक है, एक मोबाइल ऐप भी इस दौरान जारी किया गया जाति जनगणना के लिए। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिजागा। तो ये आपको याद रखना है कि पूछ ले कि मोबाइल ऐप या बिजागा क्या है, तो आप बता पाओ कि भाई बिजागा एक क्या है? एक मोबाइल ऐप है, जिसको जनसंख्या, जब जाति जनसंख्या हो रही थी, जाति जनगणना हो रही थी, या जाति की जो जाति आधारित जनगणना हुई उसके दौरान ये यूज किया गया। ठीक है, इसमें और क्या क्या निष्कर्ष निकले? इसमें ये निकला कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है ना, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड है, जो बहुत ज्यादा मतलब कि बैकवर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम बैकवर्ड ही बोलते हैं।
तो अति पिछड़ा समझ लो कि तो वो कितना है, वो 36% के करीब है। जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, वो कितना है, 27.12% है। एससी कितना है, 19.65 है, 19.65 है। एसटी कितना है, 1.68% है। सामान्य या अनारक्षित कितने हैं, 15.5 है। और सबसे कम कौन है बिहार में, वो बौद्ध लोग हैं, सिख बौद्ध जैन पारसी, पारसी तो है ही नहीं लगभग, तो सबसे कम कौन है, वो उसमें बौद्ध है। ठीक है, टोटल जो जनसंख्या निकली इस हिसाब से 13.07 करोड़ है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से जो 2011 की जनगणना है उसके हिसाब से बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10.41%, मतलब कि 4 करोड़। इतना आपको दिमाग में रखना है। इसके हिसाब से 13 करोड़ लोग अब तक बिहार में हो चुके हैं, क्योंकि जनगणना अभी हुई नहीं है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखो, अब धर्म के हिसाब से बौद्ध सिख ये सबसे कम है, ये बताया है मैंने, बौद्ध सिख दोनों कम है। तो इसमें जो अब शीर्ष जाति कौन सी है जो बिहार में सबसे ज्यादा है, तो वो यादव है। कितना है, 14.27%। तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। धर्म के हिसाब से किन की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू धर्म के लोग जो है, हिंदू धर्म के 81.99% है। मुस्लिम उसके बाद है 17.7%। उसके बाद ईसाई है 0.06%। उसके बाद बौद्ध है, जैन है, उसके बाद सिख है 0.01%। तो ये आपका, ये पूरा का पूरा आंकड़ा मैंने जो जाति के संबंधित था वो आपको बता दिया। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जाति के विषय में और है, वो भी देख लो कि जो जाति आधारित जनगणना है ना, ये सबसे लास्ट बार जो हुई थी वो 1931 में हुई थी। उसके बाद जाति आधारित जो जनगणना है वो नहीं होती थी, क्योंकि 1931 तक लगातार हर 10 साल में की जाती थी। 1941 में ये की गई, लेकिन इसके आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए। और फिर 1951 से 2011 तक ये जो जाति आधारित जनगणना ये नहीं की जाती थी। इसमें सिर्फ एससी की गणना, एसटी की गणना कर दी जाती थी। जो ओबीसी या ईबीसी है, इन सब की गणना नहीं होती थी। ठीक है, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुई, लेकिन इसके आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए। बाद में 2016 में चल के इसके सामाजिक आर्थिक जो आंकड़े हैं उनको तो पब्लिश कर दिया गया, लेकिन जो जाति संबंधित आंकड़े हैं उनको पब्लिश नहीं किया गया। जाति जनगणना तो हुई दोबारा 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े पब्लिश नहीं किया गया। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी आपके दिमाग में रखनी है। 7 निश्चय योजना, इससे सवाल हर बार बन जाता है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। देखो, 2007 निश्चय जो योजना ये 2 बार चलाई गई। एक जो 7 निश्चय चलाया गया 2015 से 20 के बीच में चलाया गया, और दूसरा जो है 20 से 25 के बीच में चलाया गया। और ये जो 7 निश्चय है 2015 में जारी किया गया। तो दोनों जो 2015 से 20 के बीच में चलाया गया, इसको 7 निश्चय 1 बोलते हैं, और जो 20 से जो 25 के लिए चलाया गया है उसको 7 निश्चय 2 बोलते हैं। ठीक है, अब ये 7 निश्चय हाँ कौन कौन से, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। अब 7 निश्चय 1 से शायद सवाल ना बने, लेकिन 2 से जरूर बनेंगे। तो इसलिए आपको 2 वाला तो बिल्कुल याद रखना है, लेकिन पढ़ लेना है एक बार, क्या पता किससे बन जाए, तुलना करते हुए आपको याद करना है। ठीक है, देखो पहला है, इसमें एक क्रम जरूरी नहीं है, बस 7 निश्चय कौन कौन से हैं ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, ये पहला है। 7 निश्चय 1 में हर घर नल का जल है, हर घर बिजली लगातार है, शौचालय का निर्माण घर का सम्मान है, घर तक पक्की गली नाली है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है, अवसर बढ़े आगे पढ़े। देखो ये आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन है सातों यही। तो आपको ये याद रखना है कि आर्थिक हल युवाओं को बल, हर घर नल का जल, घर तक पक्की मतलब गली नाली, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, शौचालय का निर्माण घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे पढ़े। तो इस तरीके से ये 7 निश्चय 1 है। 7 निश्चय 2 क्या हो जाएगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, महिला सक्षम महिला सशक्त महिला, या सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं। इसको थोड़ा सा ट्रिक में बैठा के याद कर लेना कि इसमें युवा की बात पहले नंबर पे की गई, महिलाओं की बात दूसरे नंबर पे की गई, पानी की बात तीसरे नंबर पे की गई, उसके बाद गांव की बात की गई, फिर शहर की बात की गई, फिर संपर्क की बात की गई, संपर्कता की बात की गई, उसके बाद स्वास्थ्य की बात की गई। तो इस तरह कुछ ट्रिक बिठाओ और जिससे याद हो जाए। ठीक है, तो युवा महिला पानी गांव शहर संपर्कता स्वास्थ्य, इस तरह करके कुछ याद कर लो। ठीक है, सातों याद हो, क्योंकि एक सवाल इससे बनता ही बनता है। हर बार बीपीएससी के एग्जाम में देखो तो इससे सवाल आपको दिख ही जाएगा। कुछ बिहार सरकार के टारगेट हैं वो भी देख लो कि कब तक इन बीमारियों को, या कुछ जो टारगेट है उनको खत्म करने का लक्ष्य है। टीबी को बिहार सरकार का खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है, 2025 का। एड्स का खत्म करने का लक्ष्य क्या है बिहार सरकार का, 2030 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है। हेपेटाइटिस का खत्म करने का लक्ष्य क्या है, 2030 है। शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य का, ये उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये कब तक बिहार को प्राप्त कर लेना है, 2070 तक। और ये इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही टारगेट है। तो ये टारगेट आपको याद रखने हैं। ठीक है,
देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा, बता 50 बार बता चुका, क्योंकि इसको धीरे धीरे करवाने का कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। जल्दी से सुनो और ये पीडीएफ सामने रख के पढ़ो और सब सारी चीजें याद हो जाएंगी। और याद नहीं भी होगा तो ऑप्शन में आएगा तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। सड़क दुर्घटना में 50% तक कमी लाने का लक्ष्य जो है हमारा 2030 तक का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही लक्ष्य है। प्रमुख मेले या महोत्सव जो बिहार में होते हैं उनको भी देख लेते हैं, जो क्योंकि इनसे सवाल बन सकते हैं। मंदार जो महोत्सव होता है, ये बौसी मेला इसको कहते हैं, राजकीय मेला का दर्जा मिला है। और ये कहाँ पे होता है? ये बांका में होता है, ठीक है। जो मंदार पर्वत है वहीं पे बांका मतलब कि मंदार महोत्सव होता है। कोटेश्वर धाम महादेव महोत्सव ये कहाँ होता है? गया में होता है। आम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये पटना में 28 से 29 जून को आम महोत्सव मनाया गया। इसकी थीम थी पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों का उपहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आगे आओ। वन महोत्सव 2025, मतलब कि ये जो मनाया गया आपकी बार का 2025 का, ये 14 जुलाई 2025 को वन महोत्सव प्रारंभ किया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया। इसका टारगेट था कि 2025 में 5 करोड़ पौधे लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर हो सकती थी ना, जो मोटी मोटी करंट अफेयर होती है, जो बड़ी करंट अफेयर होती हैं, जिनसे कई सवाल बन सकते हैं, वो मैंने आपको करा दिया पहले स्टेप में। दूसरा जो और करंट अफेयर है बिहार के, वो भी आप देख लो। इसके बाद एक एक वीडियो या मैक्सिमम 2 वीडियो और आएंगे, और आपका बिहार का जो करंट अफेयर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो नेशनल करंट अफेयर है, उसमें जो इकोनॉमी वाली, पॉलिटी वाली, वो भी अगर जैसे मैं नोट्स बना रहा, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी है कि कम टाइम बचा है ना, तो उसको आप रिवाइज कर पाओ, इस हिसाब से देना है। तो या तो मैं जल्दी जल्दी 1-2 दिन में ही निपटा दूंगा जिससे आपके पास रिवीजन का टाइम बचे, या तो फिर मैं उसको नहीं डालूंगा, आपको उलझाऊंगा नहीं कि बीच में पता लगा कि ये भी नहीं कंप्लीट हुआ, आप जो लोग पढ़ रहे हो वो भी ना कंप्लीट हो, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। सारी चीजें मेरे दिमाग में जिस तरीके से मैं पढ़ता हूँ उसी तरीके से आपको बताऊंगा। कुछ मतलब कि गलत जो है इंफॉर्मेशन, या तो केवल वीडियो बनाने के लिए बनाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यही है कि जो तैयारी मैं करता हूँ, जिस तरीके से मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा, कुछ मार्क्स की वजह से नहीं हुआ, फिर अगली बार होगा, ऐसा क्या है इसमें? तो ठीक है, तो उसी तरीके से आपको भी बता रहा। और यही तैयारी का मतलब कि जो लोग करते हैं वो इसी तरीके से ही करते हैं। चलो आ जाओ इस पे, इधर उधर की बातें ज्यादा करने लग रहा मैं आजकल। देखो, बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन, इसकी मंजूरी दी गई। तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य, किसी भी जो कमीशन बनाया जाता है उसका उद्देश्य उन्हीं लोगों के, जिन लोगों के लिए बनाया जाता है उन्हीं का कल्याण करना। तो इसी में क्या है कि सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी समस्याओं का समाधान करना ही इसका उद्देश्य है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल मेंबर इसमें 7 बनाए जाएंगे, और 7 मेंबर में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5 लोग मेंबर होंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि अनिवार्यता इसमें कम से कम एक महिला या तो ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग होंगे, ठीक है। तो ये पहली हमारी करंट अफेयर ये हो गई दूसरे पार्ट की। दूसरा है कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय शाह स्मृति स्तूप, ये कहाँ बनाया जा रहा है या सीएम द्वारा उद्घाटन किया गया, कहाँ पे? वैशाली में। तो ये आपको याद रखना है, कहीं पूछ ले कि भाई कि ये जो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय शाह स्मृति स्तूप कहाँ बनाया जा रहा है, तो वैशाली में बनाया जा रहा है। अब देखो, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, ये जो पत्रकार होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए पेंशन की बिहार सरकार योजना चलाती है। उसी को उसने रिवाइज किया है कि पहले 6,000 की जो मासिक पेंशन दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। अब अगर कोई पत्रकार की डेथ हो जाती है तो उन पे जो आश्रित लोग हैं उनकी जो पेंशन है उसको बढ़ाकर 10,000 प्रति माह कर दिया है। तो ये पत्रकार पेंशन योजना हो गई, ये आपने समझ लिया। आओ अगली इंफॉर्मेशन पे। कैग की रिपोर्ट आई 2025 की, उसके अनुसार बिहार की जो आर्थिक प्रगति है ना, वो भारत से भी ज्यादा है। ये बताने की कोशिश की गई कि विकास दर जो भारत की है ना वो 9.60% है, और जो बिहार की है 14.46% है। ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आपको दिमाग में रखना है। इस हिसाब से बिहार जो है ना भारत में चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे असम है जिसकी जो ग्रोथ रेट है 19.10% है, और उस हिसाब से बिहार चौथा है 14.49%, और टोटल भारत की ग्रोथ रेट कितनी है? 9.60%, ठीक है। अब बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है ना, देखो बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है, जो प्रति व्यक्ति आय है, कैग की रिपोर्ट के हिसाब से ये 66,828 है। ये दिमाग में रख लेना। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भी हमारी 66,000 के ही करीब है। तो वो आप वहां से देखना, वहां पे क्या है वो आप दिमाग में रखना, और इसके हिसाब से क्या है वो दोनों अलग अलग आंकड़े हैं। जिस हिसाब से पूछे उसी हिसाब से हमको बताना है।
पीएम मोदी की जो है बिहार में यात्रा होती है 18 जुलाई 2025 को, और वो जाते हैं मोतिहारी शहर से 7200 करोड़ रुपए की अधिक की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हैं। तो बस ये मोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि वो मोतिहारी से 7200 करोड़ की योजना लॉन्च की। देखो बिहार में जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ये 2 बार गए हैं, तो जो लेटेस्ट आंकड़ा जुलाई का है वहां पे वो मोतिहारी गए हैं। ठीक है, ये याद रखना है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ है 2024-25 में, उसमें बिहार की उपलब्धियां क्या है? देखो 17 जुलाई को हुआ, उसमें ये बताया गया है पटना शहर को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो पटना शहर को क्या प्राप्त हुआ है? वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। जो राज्य के 100 शहर है ना, उसको ओडीएफ प्लस का प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। बिहार के जो 100 राज्य हैं, 100 शहर हैं, उनको ओडीएफ प्लस को का दर्जा प्राप्त हुआ है। टोटल की बात कर रहा शायद नहीं, राज्य के 100 शहरों को। ठीक है, गया को 2024 में ओडीएफ डबल प्लस का दर्जा मिल चुका है। 10 लाख प्लस शहरों में जो गंगा नदी के किनारे हैं, नहीं, जो 10 लाख प्लस शहर है उसमें पटना को 21वां स्थान है, बिहार में इसका पहला स्थान है। गंगा किनारे जो बसे शहर हैं उसमें पटना को चौथा स्थान प्राप्त है, क्योंकि पटना जो है गंगा के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण के इंफॉर्मेशन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे सारी चीजें आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया ओपन एथलेटिक्स मीट 2025, इसकी मेजबानी किसने की? पटना ने की। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहीं पे इसकी मेजबानी की गई। इसको किसने किया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लस बिहार राज्य खेल प्राधिकरण है, इनके द्वारा ये एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। ठीक है, और देखो बिहार प्रत्येक मतदाता केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1200 से कम मतदाता वाला भारत का ये पहला राज्य है बिहार। बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। 8 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा की गई। बिहार की ही जो महिलाएं हैं, बाहर की महिलाएं नहीं, जिनका डोमिसाइल बिहार का है, उन्हीं महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा 35%। बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में लागू हो गया है। बिहार ने किया ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, क्योंकि हमारा जो टारगेट है नेट कार्बन न्यूट्रलिटी का वो 2070 तक का, इंडिया का भी बिहार का। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने ब्रॉड गेज रेलवे है उनका 100% विद्युतीकरण कर दिया है। और आओ क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बिहार कैबिनेट ने 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है। किनका? चना का 5,650 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों का किया है 5,950 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल का किया है 6700 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये आपको दिमाग में रखना है। देखो बिहार में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया गया। तो गंगा नदी पर 6 लेन पुल का उद्घाटन किया गया कब? 23 जून 2025 को। और ये जो पुल बना है ये पटना और राघोपुर के बीच में, देखो कई स्टेप में बनाया गया है, 3 स्टेप में है, मतलब 3 चरण में। तो एक चरण तो इसका है पटना और राघोपुर के बीच का है। देखो टोटल जो ये नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करने के लिए है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। और टोटल जो पुल बना है ये पटना की कच्ची दरगाह से लेकर जो हाजीपुर का महनार है ना, वहां तक का पुल है। और इसकी शुरुआत जो हुई पटना और राघोपुर के बीच में शुरू हो गई है, मतलब कि यहाँ पहले चरण में बनाया जाएगा। टोटल पुल की लंबाई है 9.76 किलोमीटर, ये याद रखना है। और 2015 में इसकी मंजूरी दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बना? ये पटना का अशोक पथ है, अशोक राजपथ, वहीं पे बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर बना है। ठीक है, 20वां एशिया क्लीन एनर्जी फोरम ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया था मनीला फिलीपींस में। लेकिन 2 से 6 जून को मनीला के, मतलब कि फिलीपींस का मनीला शहर जो उसकी राजधानी भी है, वहीं पे इसका आयोजन किया गया। इसमें बिहार को ना जो बिजली में या ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति जो बिहार ने दर्शाई है, उसके लिए बिहार को आमंत्रित किया गया था। तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो और इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे सामने। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? तो बक्सर जिले के नवानगर प्रखंड में स्थित या पीलापुर मौजा में ये स्थित है। कौन? बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य, काला टीका नहीं, काला हिरण अभ्यारण्य। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री मोदी ने 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। देखो
मैं जो बता रहा था ना कि देखो मोदी जी एक बार और बिहार में गए थे, 30 मई को बिहार के काराकाट से ये उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने नवीनगर जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है उसका जो स्टेज 2 है उसका उद्घाटन किया। और ये कितने मेगावाट का है? ये 3 × 800 मेगावाट, मतलब 800 मेगावाट की तीन संरचना बनाई जाएंगी। तो उसका उद्घाटन किया। टोटल कितना? 48,520। और ये कहाँ से किया? काराकाट से। और अभी जो बिहार में आए थे मोदी जी, जो जुलाई में आए थे, वो मोतिहारी से 7200 करोड़ का। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, यही बता रहा था मैं। ठीक है, दोनों को याद करके रखना है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अलग अलग चीजें हैं दोनों की। देखो, पटना मेट्रो में इन धनसुई रंगों की होगी रूट की पहचान। छोड़ो छोड़ो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आओ आगे। ई वोटिंग में भारत का पहला राज्य बना बिहार। तो ई वोटिंग कराने वाला बिहार कौन सा राज्य? पहला है। जो शहरी निकाय हैं चुनाव, ये हैं जो शहरी निकायों के चुनाव होंगे, उन्हीं में ये करवाया गया। अब तक केवल इस्टोनिया एकमात्र ऐसा देश है जहां पे राष्ट्रीय स्तर पर ई वोटिंग प्रणाली लागू है। तो इस्टोनिया अकेले है। बाकी बिहार पहला राज्य बन गया भारत में। भारत में भी लागू नहीं है। नागरिक नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022, इसके हिसाब से बिहार में जो लिंगानुपात है ये भारत में सबसे कम है। ये 891 है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, इसमें 906 है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? नागालैंड में है। तो ये दिमाग में रखना है। और जो इन्फॉर्मेशन, देखो मेरा काम है पूरा करवाना। अब कितना याद होता है ये आपके ऊपर है, कितनी बार पढ़ते हो उसके हिसाब से चीजें याद होंगी। भाई एग्जाम का कोई नहीं जानता कि क्या पूछ ले। तो ये इन्फॉर्मेशन कम से कम एक बार पढ़े रहोगे तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब आप कुछ पढ़े रहते हो 2-3 बार, तो एग्जाम में ऑप्शन आते ही वो क्लिक जरूर होने लगता है कि भाई ये वाला मैं पढ़ रखा था। देखो 100% किसी को नहीं याद होता। जो टॉप भी करता है इवन पीटी में भी, उसको भी नहीं याद होता। लेकिन गेस होता है, क्योंकि वो अगर पढ़ा रहेगा तो गेस भी सही होने के चांस बनते हैं। तो आपको पढ़ना ही तो है। देखो, बिहार में भारत का पहला लघु मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर, जिसको बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र, लॉन्च हो गया। ठीक है, ये कहाँ पे? नवादा के रजौली में। ये 2000 मेगावाट क्षमता का है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। तो स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है ये कहाँ पे? नवादा के रजौली में। ठीक है, अब देखो, गणतंत्र दिवस 2025 में बिहार की जो झांकी की बात हुई उसके विषय में जान लेते हैं। इसका विषय था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसी झांकी में नालंदा विश्वविद्यालय को दर्शाया गया, बोधि वृक्ष को दर्शाया गया, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को दर्शाया गया। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, दिमाग में रखना बस। लखीसराय में बना बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय। तो कहाँ बना? लखीसराय में। पटना के बिहटा में नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। 2026 तक ये पूरा हो जाएगा। नमो भारत रैपिड रेल परियोजना 2025 की, ये 116 किलोमीटर प्रति आवर की से चलती है। और ये जयनगर से पटना के बीच में, जयनगर जो मधुबनी है वहीं से ये पटना के बीच में चलेगी। तो ये आपको याद रखना है। कोसी मेची लिंक परियोजना 2025, जो कैबिनेट कमेटी की, जो इकोनॉमिक अफेयर की कैबिनेट कमेटी होती है, सीईए बोलते हो, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो होती है, उसने ये कोसी मेची लिंक परियोजना को मंजूरी दी। और प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है इसके तहत दी, कि इसके माध्यम से हम लिंक करेंगे और जो सिंचाई होगी उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके माध्यम से ये किया गया कि कोसी मेची जो नदियां हैं उनको जोड़ा जाएगा। और कोसी का जो नदी का पानी जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, उसको जो महानंदा बेसिन है उसमें डाल दिया जाएगा। और वहां से फिर महानंदा वाले एरिया में भी सिंचाई होगी। जो कटिहार, पूर्णिया, ये सब स्टेट, किशनगंज, इस वाले एरिया में वहां से भी सिंचाई होगी। इसकी अनुमानित लागत क्या है? 6,282 करोड़। 2029 तक इसको पूरा होने का लक्ष्य है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। बिहार राज्य वुमेन्स उशु चैंपियन 2025, ये कहाँ आयोजित की गई? ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का सिकंदरपुर है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। देखो और इन्फॉर्मेशन क्या है? 300 साल पुरानी पत्थर कला को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो पत्थर कला है ये कहाँ मिली है? कहाँ है? गया के नीमचक बथानी प्रखंड के पत्थर कट्टरी गांव की पहचान है ये। तो ये कहाँ पे? गया में। अब इसी के साथ ये जान लो कि इसी जो यहीं के जो पत्थर है ना, इन्हीं से गया का जो विष्णु पद मंदिर है वही बनाया गया है। ठीक है, और गया की जितनी भी जो मंदिर है, स्तूप है, या जो भी बुद्ध की संरचना है, वो सब कहाँ से? यहीं से बनाई जाती है, यहीं के पत्थरों से। इसलिए यहाँ के पत्थरों को 300 साल पुरानी पत्थर कला है और उनको जीआई टैग दिया गया है। बिहार के और कौन से उत्पाद है जिनको जीआई टैग दिया गया है? जर्दालू आम है, शाही लीची है, करतनी चावल है, मगही पान है, मधुबनी पेंटिंग है, इनको भी जीआई टैग दिया जा चुका है। बौद्ध महोत्सव 2025 21 जनवरी से 2000 फरवरी के बीच में कहाँ मनाया गया? बोध गया में मनाया गया।
38वां राष्ट्रीय खेल, इसके विषय में जान लेते हैं बिहार से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। देखो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है 2025, ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में 28 से जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। इसका शुभंकर था मौली। और ये 39वां कहाँ होगा? ये 38वां है, ये 39वां होगा 2027 में मेघालय में होगा। ठीक है, तो 38वां कहाँ पे होगा? मेघालय में 2027 में। ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन जान गए। बिहार के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इस खेल में बिहार की महिला खिलाड़ियां, जो महिला खिलाड़ी हैं, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति ने लान बॉल की ट्रिपल स्पर्धा में 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों खिलाड़ियों का आपको नाम याद रखना है, खुशबू कुमारी का, निखत खातून का और पायल प्रीति का। और किसमें? 25 बाल की ट्रिपल स्पर्धा में, और 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक जीता है। बिहार जो टोटल 1 स्वर्ण पाया, 6 रजत पाया, 5 कांस्य पदक, टोटल 12 पदक पाया। और इसी हिसाब से बिहार का जो स्थान रहा वो 29वां स्थान रहा। देखो 30 मिनट का वीडियो बन गया। जो मैं बता रहा था कि इससे ज्यादा ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं 30 मिनट में मैंने सिर्फ आपका टाइम बर्बाद किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब ये जिम्मेदारी आप पे है कि आप कितना याद कर पाते हो, उसी से सारी चीजें डिसाइड होगी। मेरे पढ़ाने से डिसाइड नहीं होती हैं। आपकी मेमोरी, आपका कितना, मतलब कि कितनी बार आप पढ़ते हो, उससे चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर का जो पहला पार्ट था, जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अलावा है, वो मैंने आपको कवर करवा दिया। इसकी पीडीएफ भेज देता हूँ, और जल्दी जल्दी रिवाइज करो। रिवाइज कई बार करना है। अब स्टैटिक जो पोर्शन है ना, उसको थोड़ा कम कर दो, क्योंकि वो चाहे इतिहास 50 बार पढ़ लो ना, तब भी वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगा। वो सवाल वहां पे आएंगे, आपसे बन ही जाएंगे, बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं। आपका गलत होने का जो चांस बनता है, जो आप चीजें नहीं पढ़े रहते हो, अगर उसमें भी अच्छा एवरेज कर ले जाते हो, तो नॉर्मल जो स्टैटिक पोर्शन के सवाल होते हैं उसको सब लोग कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यार चालाकी वाला खेल खेलो। मैं इस पे भी वीडियो एक को बना दूंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे वहां पे एग्जाम सेंटर पे जाके चीजों को हल करना है, और बचे हुए दिनों में अब क्या करना है, उस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसी सब चीजों में। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।